अगर आप भी रहस्यों और रोमांच की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली अनोखी कहानी आपसे कभी छूटे नहीं। भारत के छत्तीसगढ़ के एक दूरदराज गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग उसे कालवृक्ष कहते थे क्योंकि वो सिर्फ छाया नहीं देता था, वो आत्माओं को बांधकर रखता था। कोई भी उस पेड़ के पास शाम के बाद नहीं जाता था। कहते हैं जिसने भी उसकी छाया में पैर रखा या तो वो लौटकर कभी नहीं आया या फिर आया तो इंसान नहीं रहा। कहानी शुरू होती है रोहित नाम के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से, जो अलौकिक चीजों पर फिल्म बनाता था। जब उसने कालवृक्ष की कहानी सुनी तो वो अकेला कैमरा लेकर उस गांव पहुंच गया। गांव वालों ने मना किया, मत जाना उस पेड़ के पास बेटा, वहां मुक्ति नहीं मिलती, मौत भी नहीं। पर रोहित नहीं माना। रात 12 बजे कैमरे के साथ वो उस पेड़ के पास पहुंचा। सब शांत था, हवा भी नहीं चल रही थी। फिर कैमरे में अचानक कुछ धुंधली आकृतियां दिखीं। एक औरत जो उल्टी टंगी थी, एक बच्चा जिसके हाथ हवा में लटके थे। रोहित डर गया, पर कैमरा चल रहा था। तभी अचानक पेड़ की जड़ से आवाज आई, तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। और फिर अंधेरा। सुबह गांव वालों ने देखा, पेड़ के नीचे सिर्फ कैमरा पड़ा था, रोहित कहीं नहीं था। कैमरे में आखिरी वीडियो था जहां रोहित चिल्ला रहा था, ये पेड़ जिंदा है, ये आत्माओं को खाता नहीं, उन्हें कैद करता है। और फिर उसकी आंखें एकदम सफेद हो गईं। वो वहीं जम गया, बिना हरकत। गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल ने बताया, ये पेड़ 300 साल पुराना है। ये वहां उगा था जहां कभी एक तांत्रिक जिंदा जलाया गया था। मरते वक्त उसने शाप दिया था, जो भी मेरी जगह आएगा वो मेरी आत्मा को ढोएगा। उसके बाद से ये पेड़ आत्माओं को पकड़ता है, उनकी यादों को पीता है और ताकतवर बनता है। हर 100 साल में वो एक नई आत्मा चुनता है। और अब रोहित बन चुका है उसका नया बंदी। रात को किसी ने देखा, पेड़ की एक नई शाखा हिल रही थी, जैसे कोई इंसान उसमें उल्टा टंगा हो। वो रोहित ही था, पर उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और होठों पर एक धीमी सी मुस्कान, जैसे वो कह रहा हो, अब अगला कौन। कालवृक्ष आज भी वहीं है, खड़ा हुआ, चुपचाप, शायद अगली आत्मा का इंतजार कर रहा है। अगर आप कभी उस गांव जाएं, तो उस पेड़ की छाया से दूर रहिए, क्योंकि वहां से लौटना जरूरी नहीं कि जिंदा लौटना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। रोहित के गायब होने के 6 महीने बाद एक नई टीम आई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नेहा शर्मा और उसके 2 साथी। उन्हें वो कैमरा मिला जिसमें रोहित की चीखें थीं, पर उसमें एक नई फाइल भी थी जो कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। उस फाइल में सिर्फ एक वाक्य था, अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो अब वो तुम्हारे पीछे है। नेहा की टीम ने उस पेड़ के आसपास की मिट्टी जांची। हर जगह से मृत जीवों के डीएनए मिले, जैसे कोई पेड़ नहीं, कब्रिस्तान खड़ा हो।
रात होते ही उनके सेंसर फटने लगे। ईएमएफ मीटर गूंजने लगा और एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। नेहा को अचानक किसी ने पुकारा, शर्मा, तू बहुत देर कर चुकी है। नेहा का एक साथी अंकित पेड़ की जड़ के पास गया और अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसका जूता बचा, जिसके अंदर कुछ लिखा था, मुझे रोशनी में मत ढूंढो। नेहा और आदित्य, तीसरा मेंबर, भागे, लेकिन रास्ते में दोनों को एक साथ सपना आया। एक पेड़ जिसमें हजारों आंखें थीं और हर आंख से वही चेहरा झांक रहा था, रोहित का। गांव के एक पागल बाबा ने बताया, उस पेड़ के अंदर एक दरवाजा है जो समय में पीछे जाता है। हर इंसान जिसकी आत्मा अधूरी मरती है, वो कालवृक्ष में कैद होती है, और जो उसकी जड़ छूता है, वो खुद अपनी सबसे बुरी याद दोहराने लगता है, बार बार। नेहा ने हिम्मत की और टॉर्च लेकर पेड़ की जड़ के पास गई। उसे एक गड्ढा दिखा जिसमें समय रुक गया था। एक अंधेरी सुरंग थी जिसमें रोहित दिखा, मगर उल्टा। नेहा, अगर तुम आई हो तो अब तुम जा नहीं सकती। और पेड़ की एक शाखा अचानक उसकी गर्दन के पास आई। दूसरे दिन गांव वालों ने देखा, पेड़ के तने में अब दो नई आकृतियां बनी थीं, एक महिला और एक पुरुष, जैसे वो अंदर कैद हो गए हों। कालवृक्ष अब भी भूखा है। नेहा और उसकी टीम के गायब होने के एक साल बाद उस गांव में एक और अजनबी आया। नाम था विवेक शर्मा, एक इतिहासकार जो कालवृक्ष की कथा को झूठ मानता था। उसके पास था एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ जिसमें कालवृक्ष को समय का द्वार कहा गया था। उसने ठान लिया, अब रहस्य से पर्दा उठेगा। विवेक ने गांव वालों से पूछा, पर अब कोई जवाब नहीं देता था। गांव वीरान हो चुका था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। उसने पेड़ के नीचे एक सुरंग खोजी जिसे नेहा की टीम ने खोला था। उस सुरंग में उतरते ही उसकी घड़ी बंद हो गई और सांसें भारी होने लगीं। सुरंग के अंदर एक अजीब रोशनी थी और हवा में आत्माओं की फुसफुसाहट। विवेक को सामने दिखा एक दरवाजा जिस पर लिखा था, अतीत में प्रवेश का मूल्य यादों का बलिदान है। उसने दरवाजा खोला और सामने था 19वीं सदी का वही गांव जहां वो तांत्रिक जिंदा जलाया गया था। विवेक ने देखा, एक भीड़ के बीच तांत्रिक को जला रहे थे, पर जलता हुआ तांत्रिक चीख रहा था, मेरी आत्मा को कालवृक्ष संभालेगा और मैं हर युग में लौटूंगा। जैसे ही तांत्रिक की आग बुझी, पेड़ की जड़ से धुआं निकला और वो धुआं सीधा विवेक की ओर बढ़ा। विवेक भागा, लेकिन अतीत की दुनिया उसे निगलने लगी। हर मोड़ पर वही आत्माएं थीं। नेहा, अंकित, रोहित, सब समय में फंसे हुए। उन्होंने कहा, हमें समय से बाहर निकालो, वरना तुम भी यही बन जाओगे। पर विवेक के शरीर पर काले निशान पड़ने लगे। वो खुद भी धुंध में बदल रहा था। अचानक स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, एक आखिरी रिकॉर्डिंग जो किसी डिवाइस में खुद शुरू हो गई। अगर ये सुन रहे हो तो तुम भी अब समय के बाहर हो। अब कोई नहीं जानता कौन किस युग में है, कौन आत्मा है, कौन इंसान। और कालवृक्ष अब इंसानों को नहीं, समय को निगल रहा है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अब पेश है कालवृक्ष समय का द्वार एपिसोड 4। जब समय की शाखाएं टूटती हैं तो वो सिर्फ पत्तियां नहीं गिराती, बल्कि यादें, आत्माएं और असलियत को भी गिरा देती हैं। अब कहानी विवेक के बाद एक और चेहरे पर पहुंची श्रुति, नेहा की छोटी बहन जो सच जानने गांव आई थी। श्रुति के पास नेहा की एक पुरानी डायरी थी जिसमें आखिरी पन्ना लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो कालवृक्ष से दूर रहना। पर बहन की चीखें यादों से बाहर नहीं निकलती। श्रुति पहुंची उसी सुरंग में जहां घड़ी रुकती है और हवा बोलने लगती है। श्रुति को सुरंग में एक लाश मिली जिसके हाथ में एक डिवाइस था और उस पर एक वीडियो चला जिसमें विवेक चिल्ला रहा था, वो पेड़ समय को खा रहा है, कोई मत आना। फिर अचानक दीवार पर उभर आया, दीवारें धड़कने लगीं और जमीन से निकली जड़ों जैसी काली छायाएं। श्रुति को दिखी आत्माएं, नेहा, विवेक और कई अनजाने चेहरे। वे सब फुसफुसा रहे थे, हम समय के बाहर हैं और तुझे बुला रहे हैं। श्रुति चिल्लाई, मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ बहन को वापस। तभी एक आत्मा बोली, तो एक को लाने के लिए एक और को मरना होगा। श्रुति की आंखें बंद हुईं और जब खुली वो 1820 में थी। गांव वही था पर लोग नहीं, पेड़ वही था पर वो सांस ले रहा था। उसकी छाल पर उभर रहे थे नाम, और आखिरी नाम था श्रुति कश्यप। उसने खुद को आईने में देखा और देखा कि वो धीरे धीरे धुआं बन रही थी। वो अब इंसान नहीं बल्कि समय की कैद बन चुकी थी। श्रुति की चीखें अब सिर्फ हवा में थीं। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना अब खुद बदल गया था, अब कोई मत आना, कालवृक्ष तुम्हें बुला रहा है। और कैमरा स्लो जूम करता है पेड़ की तरफ जहां एक नई शाखा उग चुकी है और उस पर एक नया चेहरा बन चुका है। श्रुति का एपिसोड 5 शाखा 5 काल की कोख, जहां एक बच्चा जन्म लेता है जो रोता नहीं बल्कि समय बोलता है। समय एक वृक्ष है, हर शाखा एक युग, हर पत्ता एक जीवन। और जब एक बीज अंधेरे में बोया जाता है तो जन्म होता है काल की कोख का। श्रुति के गायब होने के एक महीने बाद गांव में जन्मा एक बच्चा, पर वो रोया नहीं, उसकी सांसों में बस गूंजती थी घड़ी की टिक टिक। उसका नाम रखा गया आर्यन। पर डॉक्टर बोले उसके दिल की धड़कन में समय उल्टा चल रहा है, हर दिन उसकी उम्र घट रही थी, जैसे वो भविष्य से पैदा हुआ हो और अतीत में जा रहा हो। एक रात आर्यन ने पहली बार मुंह खोला, पर शब्द नहीं बोले, बल्कि बोला, वो लौट रहा है तांत्रिक। गांव में फिर से दिखा वो पेड़, पर अब उसकी शाखाएं आसमान तक नहीं, जमीन के नीचे बढ़ रही थीं, और हर शाखा के नीचे एक आत्मा दबी थी। आर्यन जब भी सोता उसके सपनों में एक स्त्री दिखती, श्रुति, जो कहती, मैं तुझे समय के बाहर से देख रही हूँ। एक रात आकाश लाल हुआ और पेड़ की छाल फटने लगी। उसके अंदर से निकली एक धुंधली आकृति, तांत्रिक, जो अब आर्यन के अंदर समा चुका था। गांव के लोग बदहवास हो उठे, क्योंकि आर्यन के पैरों के नीचे धरती कांपती थी और उसकी आंखों में अब इंसान नहीं, समय बोलता था। नेहा, विवेक, श्रुति अब आत्माओं के रूप में समय के उस पेड़ में बंध चुके थे, और वे सब एक साथ बोले, आर्यन को रोको वरना हर युग जल जाएगा। पर देर हो चुकी थी। आर्यन ने कालवृक्ष को छू लिया और हर जगह घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगीं। लोग गायब होने लगे, पहले इंसान, फिर इमारतें, फिर खुद समय। अब केवल एक ही चीज बची थी, पेड़ और वो बच्चा। आर्यन की आंखें बंद हुईं और उसने कहा, अब अगला बीज तुम हो जो ये सुन रहा है। स्क्रीन ब्लैक होती है और आखिरी टेक्स्ट आता है, क्या तुम तैयार हो शाखा 6 बनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। धीमी रहस्यमय आवाज, हल्की हवा की साउंड। जिस रात आर्यन ने कालवृक्ष को छुआ उसी रात धरती पर सूरज ने उगना बंद कर दिया। हर घड़ी बंद हो गई, हर इंसान अपनी यादों में खो गया, क्योंकि अब समय नहीं रहा, सिर्फ शाश्वत रात बची थी। इस अंधकार के बीच उभरी एक परछाई, नाम था आरव शेखावत, एक वैज्ञानिक जिसने वर्षों पहले टाइम मशीन बनाई थी, पर गायब हो गया था। अब वो लौटा, पर उसी पेड़ के सामने खड़ा था जहां से इतिहास हर बार दोहराया गया। उसके पास एक डिवाइस थी जो सिर्फ अंधकार में चमकती थी और दिखाती थी कालवृक्ष का हृदय।
आरव ने महसूस किया, ये पेड़ केवल समय नहीं, भावनाओं से भी पोषित होता है। उसने देखा, पेड़ के तनों में कैद हैं इंसानों की चीखें, और हर शाखा एक कहानी दोहरा रही है। उसने अपनी डिवाइस से पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, जहां उसे मिला एक समय बीज। ये वही बीज था जिससे कालवृक्ष पैदा हुआ था, पर उसे छूते ही पूरा अतीत उसकी आंखों में घूम गया। अब आरव की घड़ी नहीं, पूरी पृथ्वी उल्टा घूमने लगी। समय रिवर्स में चल रहा था। लोग जवान होते होते गायब होने लगे, पर एक ही जगह स्थिर थी, तांत्रिक की आत्मा, जो अब कालवृक्ष के हृदय में थी। आरव ने चीखा, तू क्या चाहता है? आवाज आई, मैं नहीं चाहता, समय चाहता है कि उसे नया जन्म दो। आरव के पास सिर्फ एक रास्ता था, अपनी डिवाइस से समय बीज को जलाना। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, आर्यन फिर प्रकट हुआ। अब वो बच्चा नहीं, बल्कि तांत्रिक का पूरा अवतार बन चुका था। आत्माओं का महासंग्राम शुरू हुआ। नेहा, श्रुति, विवेक, सभी आत्माएं आरव के पीछे खड़ी थीं। एक अंतिम टकराव में आरव ने खुद को समय बीज से बांधकर उस आग में कूद दिया। पेड़ चीख उठा, शाखाएं टूटने लगीं, और फिर सब कुछ शांत। धीरे धीरे सूरज फिर निकला। लोग लौटने लगे, पर किसी को कुछ याद नहीं था। गांव अब सामान्य था, पर एक बात अलग थी। गांव के बीचों बीच अब पेड़ नहीं था, बल्कि एक नवजात बच्चा पड़ा था, जिसकी हथेली में टाइम मशीन का नीला बटन था। धीमी, भारी आवाज, गहराता अंधकार। उस बच्चे की आंखें बंद थीं, पर उसकी हथेली में दबा बटन अब भी चमक रहा था। वो आरव का पुनर्जन्म था, या समय का नया रूप, कोई नहीं जानता। पर जिस दिन वो बच्चा 7 साल का हुआ, गांव फिर से ठहर गया। हर चीज स्थिर हो गई। पंखा चल रहा था, पर हवा नहीं थी। घड़ी की सुई थी, पर आगे नहीं बढ़ रही थी। बच्चा हर रात नींद में बड़बड़ाता, कालवृक्ष मेरा घर है, वहां वापस जाना है। उसने एक नक्शा बनाया, जो किसी को समझ नहीं आया, पर वो नक्शा सीधा उसी सुरंग की ओर इशारा करता था, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। बच्चे ने एक रात गांव से भागकर सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वही आवाजें गूंज रही थीं। नेहा, आर्यन, आरव और तांत्रिक सब उसे बुला रहे थे। दरवाजा फिर खुला, लेकिन अब वहां कोई युग नहीं था, बल्कि सिर्फ समय का अंधा कुआं था। उसने छलांग लगाई और गिरता चला गया, हर युग, हर जन्म, हर मौत पार करता हुआ। अब वह बच्चा नहीं रहा, बल्कि समय का खुद एक हिस्सा बन चुका था। वो एक एक करके सभी आत्माओं को मुक्त करता गया। नेहा, विवेक, आरव, आखिर में बचा सिर्फ एक नाम, तांत्रिक। तांत्रिक ने कहा, तू मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं वही हूं जिसने तुझे रचा है। बच्चे ने आंखें बंद की और बोला, अगर तू समय है, तो मैं अब उसका अंत हूं। अचानक सब कुछ सफेद हो गया। कोई धरती नहीं, कोई समय नहीं, सिर्फ एक आवाज, शुभ भवतु। पेड़ जल गया, कथा पूरी हो गई, और दुनिया फिर से शुरू हुई। गांव अब फिर से बसा था। लोग सामान्य थे, पर एक चीज बदल चुकी थी। अब समय सीधा नहीं चलता था, बल्कि कभी कभी पीछे भी मुड़ जाता था। उस गांव के बीचों बीच अब एक मंदिर है, जहां कोई पुजारी नहीं, सिर्फ एक खाली घड़ी टंगी है, और नीचे लिखा है, यहाँ समय थम चुका है। 4 साल बीत चुके थे। गांव अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, जहां लोग आते, फोटो खींचते और चले जाते। पर किसी को नहीं पता था कि उस राख में अब भी एक बीज दबा हुआ है, कालवृक्ष का बीज। एक डॉक्यूमेंट्री टीम आई। वो पुरानी कहानियों को फेक बताकर शूट करने लगे। एक सदस्य को मिट्टी खोदते हुए एक काला बीज मिला। उसने उसे उठाया, और अचानक पूरी स्क्रीन पर एक ब्लैकआउट आया। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, बीज जब जागेगा, समय फिर उल्टा बहेगा। वो शख्स अब रातों को नींद में चलता, उसकी आंखें काली हो जाती, और वो जमीन पर कुछ चित्र बनाता, समय के उल्टे चक्र के। धीरे धीरे उसकी पूरी टीम गायब होने लगी, पर सीसीटीवी में दिखता था कि वो कहीं अंदर जा रहे हैं, पर वापस नहीं लौटते। बीज अब पेड़ बन चुका था, पर कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि कांच की शाखाओं से बना कालवृक्ष। दो शहर में वही लोग दो दो बार देखे जाने लगे। एक समय में कॉलेज में, दूसरे में रेलवे स्टेशन पर। कई लोग चीखने लगे, मुझे मत देखो, वो मैं नहीं हूं। टाइम डुप्लीकेट्स अब हकीकत थे। बीज से निकली नई शक्ति अब समय की प्रतियां बना रही थी, हर इंसान का दूसरा संस्करण। एक लड़की को सपने में एक पेड़ दिखा, और एक चाबी, जिसे वो जमीन में दबा पाती, तो समय फिर सामान्य हो सकता था। पर जैसे ही उसने चाबी को छुआ, कालवृक्ष की शाखाएं फट पड़ीं। उसने एक वाक्य बोला, तू चाबी नहीं, बीज है। अब वो लड़की ही था नया टाइम सीड, जो चाहे तो समय को मिटा दे, या उसे फिर से शुरू करे। आखिरी दृश्य, एक स्कूल क्लास में बच्चा कहता है, मिस, कल जो हुआ, वो परसों पहले हो चुका है। टीचर मुस्कराई, पर पीछे की खिड़की में वही कांच की शाखाओं वाला कालवृक्ष दिखाई दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।